सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25 और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। आई विश कि बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। सो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसको प्रॉपरली तरीके से अच्छे से समझ लीजिए क्या बोल रहा है। सेम तरीके की वही चीजें हैं जो ऑलरेडी मैंने वहां पे पढ़ा के रखी हैं, ठीक है। अब जैसे यार यहाँ पे क्या बोला है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबड़ बोला है ना। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यदि रबड़ की बोला गया है, रबड़ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला गया है, तो वो कितनी है 40,000 वोल्टेज पर mm दिया गया है, ठीक है। अब इसी को है ना आपको यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया उस एक मटेरियल की है ना आपको एक थिकनेस फाइंड करनी है जिसके अक्रॉस यदि आप वोल्टेज लगाते हो इन दोनों एंड पे, ठीक है, तो वो कितना है 33 किलो वोल्ट है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द थिकनेस सो दैट आपका क्या है कि टू सस्टेन द ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन को सस्टेन कर ले। तो आपको क्रिटिकल कंडीशन निकालनी है और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन निकालने के लिए आपके पास बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका है, रिलेट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज 40,000 है ना। सो दिस इज द 40,000 है ना, और डिवाइडेड बाय द क्या दिया गया है यहाँ पे पर mm दिया गया है, तो 10⁻³ और इसको क्या करना है वोल्टेज पर मीटर के हिसाब से ले लेना है। तो 33 इंटू 10⁻, आपका कितना आ गया 3 आ गया, और डिवाइडेड बाय कितना है और थिकनेस निकालनी है। सो यहाँ से आप क्या निकालोगे, थिकनेस निकालोगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फटाफट बच्चों है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। और फिर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं किसका आया है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। एंड द राइट आंसर इज 0.83। सो प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा 0.83 इसका क्या है आंसर है, एंड दैट इज कमिंग इन द mm में आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। नाउ सो वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। सेम तरीके का क्वेश्चन है, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट कैन बी इम्पोज्ड इन द एयर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट द ब्रेकडाउन इज 33 किलो वोल्ट है। करस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी बोला है। अब एनर्जी डेंसिटी बोला है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो चुका है। एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड मतलब मैंने क्या बताया था आपको, है ना, थोड़ा सा गौर करना। कभी भी मैं बात करता हूँ कि एनर्जी से रिलेटेड, सो यू विल हैव द टू डिफरेंट कैटेगरी। या तो आपको डेंसिटी से रिलेटेड बोलेगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे उससे स्टोर्ड से रिलेटेड बोलेगा। तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी से रिलेटेड आई। अब इन दोनों को आप रिलेट करोगे तो WE इज नथिंग, है ना, स्मॉल WE इज नथिंग, capital W is nothing but a small we, that is a density multiplied by the total volume। अब यह वॉल्यूम आपका इंटीग्रेशन में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। समझ में आई चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तो डेंसिटी बोल रहा है, तो डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी इज नथिंग बट 1/2 ε0 ε r, ठीक है, मॉड ऑफ E का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था, स्मॉल WE का फॉर्मूला बताया था 1/2 एंड दैट इज अ D डॉट E। इस तरीके का मैंने फॉर्मूला बताया था। अल्टीमेटली तुम्हारे पास कितना मस्त काम हो गया, 1/2 8.854 इंटू 10⁻⁻12 मॉड ऑफ E का होल स्क्वायर। तो आपकी मॉड ऑफ E की वैल्यू कितनी दी गई है ना, ब्रेकडाउन दिया गया ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड है। और वैसे भी याद नहीं होना यार, तुम लोग एक चीज़ तो सोच लिया करो कि यार ये यूनिट के हिसाब से जज कर लो। वोल्टेज पर लेंथ दिया गया है, मतलब यहाँ से कितना दिया गया है 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10⁻⁻2 और इसका होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, एंड दैट इज द सी आंसर इज कमिंग। प्लीज चेक। डन। सो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर 28 से रिलेटेड बताइए। सब इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड चल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, फील्ड लाइंस दी गई है, एंड इक्विपोटेंशियल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इक्विपोटेंशियल से रिलेटेड बोला गया कि वो क्या होना चाहिए, कितना एंगल बनाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है मेरे दोस्त कि कभी भी तुम ये पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकलने वाली, कहाँ पे निकलेंगी, बाहर की तरफ। एंड यू कैन सी दैट, और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे है ना बिल्कुल एक डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे एक सर्कल बन गया, ठीक है। सेम एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा, सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये एक बेसिक होता है। पर जब आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, आपका मूवमेंट पोटेंशियल से रिलेटेड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी दी गई है, इस कर्व की डायरेक्शन ये दी गई है। अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा 90 डिग्री, और अंग्रेजी में बोले तो ऑर्थोगोनल, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 से रिलेटेड एक एक बच्चा मुझे है ना आंसर देके बताएगा व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड है,
मुझे नहीं लगता किसी को भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को अब याद भी कर चुके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड भी बता चुका हूँ। याद रखिएगा D4 आपका क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। क्या होता है बच्चों, D4 डाइवर्जेंस होता है, D4 डाइवर्जेंस, एंड D4 क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट आना चाहिए। तो आप समझ जाइए कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ मायने रखेगी। ठीक है, सो आपका ऑप्शन देखिए, पहले तो इसमें क्रॉस आ रहा है, ये हटा दीजिए, इसमें क्रॉस आ रहा है, ये हटा दीजिए। अब ये दोनों में से आपके पास ऑप्शन बचा, सो विच वन इज द राइट वन। अब देखिए D4 डॉट आ रहा है तो दोनों में डॉट आएगा, यहाँ पे भी डॉट आएगा, यहाँ पे भी डॉट आएगा। ये याद करने का तरीका है। तो मतलब ये गलत हो गया, और केवल कौन सा सही है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द ए ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत? ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 30। सो वो क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से रिलेटेड एक एक बच्चा मुझे आंसर यहाँ पे देके बताएगा कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। कर्ल जब 0 हो जाता है तब क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वो 0 हो जाता है तब क्या होगा, ग्रेडियंट उससे रिलेटेड है। तो मुझे ये बताइए कि विच इज पॉसिबल हियर, फटाफट। जैसे चलो देखते हैं, कर्ल एफ जब 0 हो जाता है, क्या बोला मैंने, डेल क्रॉस एफ, यदि डेल क्रॉस कोई भी ए वेक्टर यदि वो 0 हो जाता है तो वो रोटेशन से रिलेटेड बताता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट आपका रोटेशन से रिलेटेड बताता है। अब रोटेशन ही 0 हो जाएगा तो उसे हम अंग्रेजी में बोल देंगे ई रोटेशनल। क्या बोल देंगे, ई रोटेशनल। तो मतलब ये हो गया। डाइवर्जेंस ऑफ एफ आपको सोलेनोइडल बताएगा। समझ रहे हो मेरी बातें। नाउ नेक्स्ट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ये आपका क्या बताएगा, लैप्लास बताएगा। तो क्या हो गया, 2 3 1 और बचा हुआ 4, मतलब डाइवर्जेंस नॉट डिफाइंड। कभी भी डेल डॉट फाई, क्योंकि ये तो आपका क्या बन गया, स्केलर। स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, उसके लिए वेक्टर चाहिए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मतलब 2 3 1 4 इज द राइट आंसर। डन। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैप्लासियन ऑपरेटर आपका यहाँ पे दिया गया है और स्केलर फंक्शन फाई दिया गया है, कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रेडियंट ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द स्केलर फंक्शन। कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रेडियंट ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द स्केलर फंक्शन। तो मुझे ये बताइए क्या होना चाहिए। और सेकंड है वो भी पढ़ लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस पे है ना मैं 5 स्टार मूव कर देता हूँ। यदि किसी बच्चे ने नहीं पढ़ के रखा है तो उससे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। तो आप मुझे बताइए कि क्या इसका सही आंसर क्या है, फटाफट आंसर बताइएगा। जल्दी से। सो ओके, मैं बता देता हूँ। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, सो दैट इज अ रॉन्ग, है ना। पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो असर्शन इज रॉन्ग। असर्शन क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर फंक्शन दिया गया। तो कभी भी डेल स्क्वायर वी लिखते हो तो दैट इज नथिंग बट अ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, तो वहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। सो दैट इज नॉट राइट। सेकेंड जो है वो आपका राइट है, इसलिए राइट है क्योंकि स्केलर जो लैप्लासियन है और वेक्टर लैप्लासियन दोनों पॉसिबल है। इन जनरल मैंने आपको क्या बताया, स्केलर यूज करते हैं, बट यदि हम थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, इन डेप्थ थोड़ा पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, तब हमको पता चलता है बहुत सारी जगह ये वेक्टर्स यूज किए जाते हैं। इवन मैथमेटिक्स में भी यदि आप देखोगे, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आप देखोगे तो आपको ये चीज़ नजर आएगी। मतलब ए सही है, आर फॉल्स है, ए सही है, आर फॉल्स है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सो विच ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। नाउ इट इज सेइंग दैट अ फ्लक्स क्रॉसिंग द 1 मीटर स्क्वायर, आपका यहाँ पे दिया गया, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें मुझे नहीं लगता किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और एक x = 3 मीटर पे आपको निकालना है। मुझे ये बताओ कि क्या मैं फ्लक्स = क्यू इनक्लोज लिख सकता हूँ, फ्लक्स = क्यू इनक्लोज लिख सकता हूँ। फ्लक्स = कितना होता है, क्लोज इंटीग्रल कितना होता है, डी डॉट कितना होता है, डी डॉट डी एस, है ना। फॉर्मूला भी रटते जाइए, फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बातें। तो डी डॉट डी एस हो गया, डी डॉट डी एस हुआ तो क्लोज इंटीग्रल, और डी तो आपका बाहर निकल गया, और डी एस जो है वो आपका एरिया है। अल्टीमेटली कितना हो गया, डी इज मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर, सो दिस इज द 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ तक तो हो गया। अब जो d दिया गया है वो कितना दिया है, 10x दिया गया, पर इट इज यू हैव टू फाइंड x = 3, तो कितना आ गया, 30 आ गया। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, 30। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, द डी ऑप्शन इज करेक्ट। डन है। सो थम्स अप करते जाइएगा, मैं आपको चेक कर रहा हूँ फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33, एक दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है। लेट अस सपोज कि इन दोनों के बीच में ऐसा है और यहाँ पे है ना कुछ एक पॉइंट है जो टेल से टेल जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो एंगल दिया गया थीटा ए बी दिया गया है, ठीक है, ए से बी का एंगल दिया गया। तो कभी भी आप एंगल निकालोगे तो एक चीज का जरूर याद रखो, ए डॉट बी इज नथिंग बट अ मॉड ए, दैट इज अ मॉड बी, और यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस थीटा। सो ये कॉस थीटा का आपको यूज करना है, दैट इज अ ए डॉट बी वेक्टर, दैट इज अ मॉड ए, दैट इज अ मॉड बी, है ना। और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा की कुछ वैल्यू आएगी। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो दिस इज अ लाइव लेक्चर। सो आप मुझे बताते जाइए, फटाफट फटाफट बताते जाइए। सो लेट मी चेक ऑल्सो व्हाट्स योर आंसर आर। आपका क्या आंसर है? इसका जो आ रहा है 83.7 आ रहा है, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसमें कैल्सी रिक्वायर्ड हो जाएगी आपको, तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द 8 नैनो कूलम। मान लीजिए कि ठीक है एक 8 नैनो कूलम है जो इन्फिनिटी से पी तक आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द 8, 1 सेकेंड, दैट इज द 8 नैनो कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, दैट इज मैं Q2 बोल देता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पे है ना Q1 रखा गया है और Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज अ 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम ये रखा हुआ है। ये अपने चारों तरफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मेशन कराता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब पता क्या हो गया, यहाँ से ये जो है ना आपका Q है ना, अब क्या हुआ, ये पूरा इन्फिनिटी से लेके धीरे 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 करके यहाँ पे मूव आ गया। और ये कहाँ पे मूव कर रहा है, इसकी डिस्टेंस देख लीजिए, ये कितनी डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 2 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। इन्फिनिटी से लाया गया और वो Q1 की कितनी दूरी पे रखा गया, Q1 से लेके उसकी दूरी जो है वो 2 मीटर पे रखी गई। तो बहुत सिंपल है, आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, पोटेंशियल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो आप खुद देख सकते हैं कि कभी भी हम वर्क डन की बात करते हैं दैट इज नथिंग बट अ Q, क्योंकि जिसने फील्ड क्रिएट करी है वो मैं आगे लिखता हूं, दैट इज अ Q1। सेकेंड, अब जिसको मूव कराना है वो यहाँ पे Q2 मान लो उसको, है ना। तो Q2 इज इक्वल Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और मल्टीप्लाइड बाय द R, जितनी डिस्टेंस इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहां से आप देखोगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q1 जो दिया गया है बेटा वो तुम्हारे कितना दिया गया, 8 नैनो कूलम दिया गया, तो 8 इंटू 10⁻⁻⁹। और Q2 कितना दिया गया है, यहाँ पे आप Q2 चेक कर सकते हो, नहीं ये 5 दिया गया है, ये 8 इंटू 10⁻⁹ दिया गया है, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 10⁻⁹ अपॉन 36 पाई, है ना। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू नहीं दी है तो हम 1 मान लेंगे, आर की वैल्यू मतलब 2 मीटर की डिस्टेंस दी गई है। After solving this, you are going to get some 180 microjoule, I think, है ना। Let me check, 180 microjoule, that is the A option is perfectly correct. Clear है? So whatever the concept you are studying, कोई भी जो कंसेप्ट आप यहाँ पे लर्न कर रहे हो तो उसको थोड़ा दिमाग में रखने का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर था, यहाँ पे 3 चार्जेस दिए गए हैं, Q1, Q2 और Q3, 3 चार्जेस दिए गए और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफील्ड इंटेंसिटी E1, E2 और E3 दिया गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी एक टोटल फील्ड P पे कितनी लगने वाली है, ठीक है, एंड ड्यू टू द ऑल द 3 चार्जेस, ठीक है, समझ में। ऑलरेडी ये बोला है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और यदि मैं बोलूं कि तीनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकलेगी, तो भैया सब वेक्टर फॉर्म में, तो फेजर वाइज ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया E1 प्लस कितना हो गया E2 प्लस कितना हो गया E3, तो AX यहाँ से है और 2AX यहाँ से है, तो कितना हो गया 3AX। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज अ C ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। डन डन डन, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। नाउ सो क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया 37, क्वेश्चन नंबर 36 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, वोल्टेज आपका कितना बोला गया, यहाँ पे आपकी इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया। अब मुझे ये बताओ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। E इज इक्वल टू कितना हो गया V/d, सॉरी माइनस डेल V, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस डेल V अपॉन डेल x AX कैप,
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड ए जेड कैप, इतनी सारी चीजें हुई। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे केवल और केवल यही ऑप्शन दिख रहा है और ये सही भी है जब आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। सो -4ax कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज अ v है ना। यहाँ पे v की कितनी वैल्यू बताई गई थी, 10 × y⁴ प्लस 20 × x³। यहाँ पे ये चीज दी गई है। सुनना मेरी बात है, ठीक है, सुनना मेरी बातें, समझते जाओ और क्लियर करते जाओ। क्वेश्चन बोला है कि एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी रो एट द पॉइंट 2.0 है ना। चार्ज डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल है। तुम लोग लैप्लासियन का जो फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं तो उसमें है ना एक इक्वेशंस आती है, पॉइजन्स इक्वेशंस आती है, वही पॉइजन्स इक्वेशंस का ही आपको क्या करना है, यूज करना है। कैसे, देखिए डेल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये आता है फॉर्मूला फॉर होमोजीनियस मीडियम। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, रो वी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप रो वी को कितना लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ, डेल स्क्वायर यदि मैं v लिखता हूं सो दैट इज अ डेल स्क्वायर v डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर v डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर। इस तरीके से आएगा। तो जब आप सॉल्व कर लोगे तो इसका ये आप है ना एक्चुअली होमवर्क लेके रखो, इसको क्या लेके रखो, होमवर्क लेके रखो। और इसको है ना मुझे आंसर कमेंट सेक्शन पे हर एक बच्चा बताएगा जो भी वॉच कर रहा है, जिसने इस क्वेश्चन को टच किया है, जिसने ये मेरे साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइएगा इसमें। सो मैं आपको, ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर, ठीक है, आई हैव द आंसर। ठीक है, आपको होमवर्क करना है और कमेंट सेक्शन पे मुझे आंसर बताना कि आपका आंसर आपका आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, और आपका आंसर आया तो कितना आया है वो भी बताओ, फिर मैं उसके बाद कमेंट में आपका रिप्लाई करूंगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन इज सेइंग द सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर आपका दिया गया है। ठीक है, सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया गया है जिसकी जो एक्चुअली रेडियस है वो कैपिटल आर है, बट कहीं पे बीच में कहीं पे आपको ये स्मॉल आर से रिलेटेड ये चीज बोली गई। क्वेश्चन ये बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो पूछा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली रटा फॉर्मूला है, दैट इज I/2πr² और मल्टीप्लाइड बाय द आर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रटा हुआ होना चाहिए। इनसाइड बोला, आउटसाइड बोलता तो क्या होता, I/2πr। आउटसाइड बोलता तो I/2πr। ठीक है, तो नए नए कंसेप्ट सीखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। अल्टीमेटली क्या देर में भी है पॉसिबिलिटी कि DFCCIL के एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। 38 क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। द मीडियम फ्लक्स है ना, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ईच टर्न ऑफ द 100 है ना, ये दिया गया है। तो n की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, 100 दी गई है। यहाँ पे कितना दिया गया है, मिली वेबर दिया गया है। यहाँ पे कहने का मतलब है फ्लक्स की वैल्यू, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, t³ माइनस कितना दिया गया है, 2t दिया गया है। सो दिस इज द फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स वो वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। तो मतलब आपको ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज -NdΦ बाई कितना हो गया dt। डिफरेंशिएट करिए और t की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, नॉट द 25, 2.5 पुट कर दीजिएगा एंड मैच करके मुझे आंसर बताइएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, द प्रोसीजर इज सेम। टाइम जो है 25 दिया गया, पर 25 नहीं होना चाहिए एक्चुअली, 2.5। लेट मी चेक। सो ये समथिंग कमी है, तो 2 × 10⁻³ सब सेकंड्स में है ना, माइक्रो सेकंड्स, मिली सेकंड्स में ही काम होता है इस तरीके से। तो एक बार चेक करके देखिए व्हाट इज आंसर। तो आपको है होमवर्क में 2 चीज मिल गई। ठीक है, ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा वो भी बताइएगा, व्हाट्स योर आंसर वो भी बताइएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 39। नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 40। वेक्टर फील्ड B जो है वो सोलिनॉइडल है, तो विच वन ऑफ द 3 इज ट्रू, इनमें से कौन सा है जो बिल्कुल सही आपको यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है।
तो वेक्टर फील्ड बी जो है वो सोलेनोइडल है। क्या बोला मैंने? वेक्टर फील्ड बी जो है वो आपका क्या है? सोलेनोइडल है। सोलेनोइडल का क्या मतलब होता है? डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस फ्री ऐसे बोल सकते हो, डाइवर्जेंस फ्री, ठीक है, बोल सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपको ये बता रही हो कि वो सोलेनोइडल है? ठीक है, डाइवर्जेंस फ्री मतलब यहाँ पे डी से रिलेटेड, मतलब डाइवर्जेंस से रिलेटेड चीज पूछी गई है। और यदि डाइवर्जेंस से रिलेटेड यदि कोई चीज पूछी जा रही है तो आप डेल ऑपरेटर लगा सकते हो। तो कुछ ऐसा रिलेशन देखो जिससे आपका काम बन सकता है। जैसे मैं ले लिया कि मुझे ये पता है द ऑप्शन इज बी इज राइट वन। सो क्लोज इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन द बी डॉट डी एस इज नथिंग बट ए जीरो। और उसी को मैं क्या कर सकता हूँ? डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर लूँ तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा। सो डेल डॉट बी, ठीक है, इनटू डी वी, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, मतलब कहने का मतलब डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऐसा रिलेशन है जो आपको सोलेनोइडल फील्ड से रिलेट कराता है? एंड दैट इज अ बी ऑप्शन। डन है। यहाँ तक बहुत छोटी छोटी चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम इजिली पहुंच चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन ये बोल रहा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बी डॉट डी एस है इक्वल टू जीरो दिया गया। बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज अ डी एस एंड वेक्टर विद डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट, ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी चीज बोली गई, इसमें किसी को दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट इज एग्जैक्टली करेक्ट? पहला वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है। ट्यूब्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैव नो सोर्सेस नो सिंक्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कभी भी हम एक सोलेनोइडल लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो गया, एक नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, परमानेंट मैग्नेट, एनी टाइप ऑफ द मैग्नेट दैट यू हैव फॉर्म। तो आपको यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से इस तरीके से आपको जाते हुए दिखेंगी, नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ आपकी पहुँच गई, ठीक है, और साउथ से नॉर्थ वापस चली गई। तो रीजन भी सही है और दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए। डन है। तो आई विश कि यहां तक क्वेश्चन नंबर 41 तक आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में भी आ गए होंगे। ओनली क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आर मोर लेफ्ट, बस फटाफट हो जाएगा ना। सो क्वेश्चन नंबर 42, वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैरिंग द 5 एम्पियर करंट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शंस। मतलब एक कंडक्टर है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है पर यूनिट लेंथ के लिए, मतलब आइडियल इज फ्लोइंग इन द जेड डायरेक्शन, ठीक है। इस करंट एलिमेंट को यदि आप ट्रीट करते हो तो 5 और डीएल मतलब डिफरेंशियल लेंथ यहाँ पे है एंड वो कितनी बोली गई है, वो 1 मीटर 1 यूनिट दी गई है, ठीक है। तो वी आर पुटिंग द 1 ईयर। डन। यहाँ तक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, तो ए जेड कैप। नाउ को व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ये अपने चारों तरफ है ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे बना के देता है, ठीक है। तो और यहाँ पे किसी एक रैंडम पॉइंट पे आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपको दी गई है, सॉरी, ओके। और आप ऐसा समझिए, और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पे दी गई है और बी आप नॉट बोल दीजिए, है ना, वो समझ लीजिए अंदर की तरफ है, ठीक है, सपोज कर लीजिए अंदर की तरफ है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो बी दिया गया है इसके कारण इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। समझ में आया क्या मैंने समझाया? कितना फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला है। तो मेरे भाइयों बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। ये हमने फॉर्मूला वहां पे पढ़ के रखा है लेक्चर्स में। तो कितनी है आइडियल की वैल्यू? 5 ए जेड कैप। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3ax कैप प्लस 4ay कैप, यहाँ तक दिया गया। 5 से 15 हो गया और यहाँ पे कितना दिया गया? ए जेड कैप क्रॉस कितना दिया गया? ax कैप दिया गया, प्लस कितना हो गया? 5 का 20 हो गया, 20 यहाँ से ax कैप क्रॉस ay कैप यहाँ से दिया गया। डन है यहाँ तक चीजें? ax नहीं होगा, az होगा। अब देखो z से जब x की तरफ जाते हैं दैट इज अ पॉजिटिव, तो 15 ए वाई कैप। सर्कुलर परमिटेशन आपको समझ में आना चाहिए, x है, y है और यहाँ पे z है। तो y से z में गए, ठीक है, सॉरी z से x में गए
तो अल्टीमेट जो बचा हुआ वो मिल जाएगा, आगे वाला मिल जाएगा, दैट इज व्हाट ए वाई कैप। सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जेड कैप ए वाई कैप, हम थोड़ा सा उल्टा घूम गए और फिर हमको एट द रिजल्ट ये एक्स मिला, तो वो भी कैसा मिला, -20 ए एक्स कैप। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, द ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्टली करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे हर एक क्वेश्चन को, प्यारे तरीके से हम चीजें लेके चल रहे हैं। आपको भी बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अपने मार्किंग स्कीम बताते जाइएगा, ठीक है, कि कितना नंबर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कौन सा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। बहुत सारे असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस हैं, वो आपको डील हो रहे होंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द फोर्स यूनिट चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द वी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चार्ज है वो है ना मूव कर रहा है, जो यदि वो मूव कर रहा है तो बेटा एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण हो जाएगा, ठीक है, ई हो गया, जिसे हम कितना बोलते हैं यहाँ पे Q इंटू कितना बोल दिया, ई बोल दिया, दैट्स इट। और नेक्स्ट कितना हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो सॉरी दैट विल बी द फोर्स ओनली ना, दैट विल बी फोर्स, मैं क्या लिख रहा हूँ, तो FM हो जाएगा, FM कितना होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। सो विच ऑप्शन इज एक्चुअली करेक्ट, ये दोनों को मैं ऐड करता हूँ, चार्जेस को कॉमन लेके अलग कर देता हूँ। कहने का मतलब है जो यदि आप F टोटल की वैल्यू बताते हो, किसकी वैल्यू बताते हो, F टोटल की वैल्यू बताते हो, तो QE प्लस Q इंटू वी क्रॉस कितना हो गया, B हो गया। समझ में आई इतनी चीज़ें, Q कॉमन ले लो और नीचे उधर F टोटल के पास ले जाओ। क्लियर है यहां तक हर चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 43 ये हो गया। नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 44। हम लोग मतलब लगभग आधे उस पे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि 2 लूप का क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जिसको ना बेसिक नहीं आता ना मैग्नेटिज्म का, तो वो तो उसको डूब मरना चाहिए क्योंकि उसी से ही सॉल्व होने वाला है। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा आंसर देने में, बिल्कुल आराम से देखिए और आंसर बताइए। डन। सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि मेरा कोई करंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यदि वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो चारों तरफ अपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। राइट वाले हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल, ठीक है, और यहां पे आपकी बाहर की तरफ आ रही है, आउट ऑफ द पेपर, ठीक है इतना। अब मैंने एक कॉइल को लिया, एक कॉइल के अंदर करंट है ना इतना फ्लो करना चाहिए, एक कॉइल के अंदर, क्योंकि क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप है, एक कॉइल के अंदर करंट इतना फ्लो करना चाहिए कि उसके कारण जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, दैट शुड अपोज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेंजेस लॉ क्या बोलता है, जिसने भी उसे अपोज, जिसने भी उसे पैदा किया उसे वो क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, यदि मैं ए को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेता हूं, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आएगी और डॉट लग जाएगा। समझ में आया। तो मतलब कहने का मतलब ए कॉइल जो है आपकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसा ही सेम बी के साथ करना है। तो करंट बाहर की तरफ निकला, डॉट है, अब हमको क्या करना है, अंदर की तरफ करना है। तो थंब पहले अंदर की तरफ कर दो, कर्ल फिंगर्स घुमा, ओके। तो यहां तक चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। कहने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, दैट इज इन द बी ऑप्शन नंबर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। हमेशा कौन सा फॉलो करना है रूल, व्हाट रूल यू हैव टू फाइंड। चलो देखते हैं। लेंजेस लो, पहला रूल, ठीक है। सेकंड जो रूल आपको यहां पे देखने को मिला, पहला क्या हुआ, लेंजेस लो हो गया, राइट हैंड रूल। तो 2 चीजें आपको ध्यान में देनी। नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 45। सिंपल क्वेश्चन, दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, है कि नहीं। लेक्चर्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, जो हमारे पेड लेक्चर्स थे, जो यूट्यूब पे वॉच कर रहे थे उनके भी अच्छे लेक्चर्स आपको मिले। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट ऑफ I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। I इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 10 एम्पियर हो गया, ठीक है यहां तक। व्हाट इज द डिस्टेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड ना, यहां पे लेट अस सपोज कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, ठीक है, एंड दैट इज अ 1 एम्पियर
पर मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या हुआ? चलिए हम चालू करते हैं। तो बेसिक इसको अप्रोच करने के लिए सेम फॉर्मूला, कभी भी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर आता है, कभी भी मैंने क्या बोला, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर आता है, सिंपल फॉर्मूला याद रखना, स्टार्टिंग में बताया भी, H इज इक्वल टू आई अपॉन कितना हो गया 2 पाई R हो गया, एंड दैट इज नथिंग बट ए फाई क्या। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जस्ट वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है। मतलब H की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1 दी गई है, I की वैल्यू आपको यहाँ पे 10 एम्पियर दी गई है, ठीक है, 2 पाई R की वैल्यू कितनी दी गई, R की वैल्यू लेंथ वो निकालनी है। सो ए फाई कैप, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल हैव द R वैल्यू। R वैल्यू की कितनी आ रही है, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब। 45 ओके। 45 1.57 इज कमिंग, 1.57 इज कमिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी दी गई है, करंट डेंसिटी तुमको फाइंड करनी है, सेम एनालॉगस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सेम एनालॉगस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब यहां पे आपका करंट डेंसिटी दिया गया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओके, करंट डेंसिटी जे दिया गया, ओके, ये एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सोचा कि वो करंट डेंसिटी का रिलेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी करंट डेंसिटी यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन निकालना, तो जे इज इक्वल टू कितना होता है, डेल क्रॉस एच होता है। इसी को जब आप सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, नहीं द वैल्यू ऑफ द जे की आप क्या कर लोगे, वैल्यू फाइंड कर लोगे। पर ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। जब मैं लिखता हूँ डेल क्रॉस एच वेक्टर, इसका ये मतलब है आई जे और के, ये तीनों हो जाएंगे एक लाइन पे। नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, फिर वही डेल का फॉर्मूला, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट 342 372 372, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को जब सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट सम रिजल्ट, है ना। सिंपल मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। सो 47 का जो आंसर आ रहा है, दिस इज अ 46, it should be a 46 ना, 46. So that is actually coming the minus 2 ay cap, minus 2 ay cap, minus 2 ay cap. That is the A option is perfectly correct. Now question number 47. इस लिस्ट को क्या करना है, आपस में वो करना है, ठीक है, क्या आंसर देना है। तो ये तो होमवर्क है, तो 3 होमवर्क मैंने दे दिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बता सकते हो, कुछ इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो। वर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो चीज पूछी गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, the law which states that the line integral of the magnetic field around the closed curve is equal to the free current through the surface, ऐसा कौन सा है, that is the Ampere's law। मैग्नेटिज्म बेटा जब पढ़ोगे ना, क्या बोला मैंने, मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में पहला पैर रखते ही बेसिक जो है वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड तो बात होती है, पर पहला जो इंजीनियरिंग का टॉपिक आता है, ठीक है, वो आता है बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। सेकंड है वो इसका एडवांसमेंट है, और कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए ये काम करता है, जिसे हम बोलते हैं एम्पियर्स लॉ, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ ऑफ द मैग्नेटिज्म। समझ में आ गया। सो दिस इज 48, नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 49। Now, the conductor of the length of 100 centimeter moves at a right angle of the uniform field flux density, आपको इतना दिया गया, तो वेलोसिटी आपको पूछी गई है, ठीक है, विद वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी नहीं पूछी गई, ईएमएफ पूछा गया। भैया ईएमएफ तो इजीली निकाल सकते हो, ईएमएफ निकालने में किसको दिक्कत है, फटाफट बताओ, ईएमएफ इसका ईएमएफ निकालने में किसको दिक्कत है, ठीक है। फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सेम तरीके का है, बट कुछ चीजें हमने रिफाइन करके, कुछ चीजें हमने चेंज करके लिखी। जैसे कि
यहां पे जब सिंप्लीफाई करते हो एट लास्ट वाला फॉर्मूला जो आपको मिलता है दैट इज अ u क्रॉस v, वेलोसिटी। ठीक है, क्या हो गया वेलोसिटी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि वेक्टर की बात ही नहीं। ठीक है, तो 50 यहां से हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, अब b की वैल्यू बताओ यहां पे कितनी दी गई थी, दैट इज अ 1.5 मीटर पर सेकेंड। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। तो 15 5 75 दैट इज 75 वोल्ट्स। सो दैट इज अ बी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 50। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो आपको दी गई है, परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी आपको निकालनी है। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इतनी दी गई है, मतलब कहने का मतलब जो साई करके आप बोलते हैं ना, साई, ठीक है, वो XE की वैल्यू दी गई है, दैट इज रिलेटेड विद द मैग्नेटिज्म, तो मैंने XM के नाम दे दिया। ठीक है, समझ में आया। सो विच इज नथिंग बट 2.1 इंटू 10⁻⁻⁵। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो मुझे कोई फॉर्मूला है कमेंट सेक्शन पे जल्दी से बताएं, तो मैं भी समझूं कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपके लिए बेनिफिशियल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही है। अदर नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, अपना ये जो जिस तरीके से रफ्तार पकड़ के रखा है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट मुझे बता, फटाफट बताइए। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, बहुत ही आसान है। कभी भी साई है ना, दिस इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, कोई भी मटेरियल कितना कैपेबल है कि वो मैग्नेटाइज यहां पे हो सके, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी उसका ये मतलब है। अब यहां पे एप्सिलॉन आर जो है वो एप्सिलॉन आर नहीं लिखेंगे, मैग्नेटिक म्यू आर की जो वैल्यू है उससे बात करते हैं। सो म्यू आर इज नथिंग बट XM + 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1.000 और ये 21 आ गया, इस तरीके से आएगा। ठीक है, दैट इज अ म्यू आर। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, म्यू निकाल सकते हो, दैट इज अ म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय द म्यू आर, एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो चीज़ें। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है दैट वी आर गेटिंग 12.6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आप चेक करके एक बार चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। कहाँ पे बताओगे, या तो आप इस पे बता सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, या फिर वीडियो के चैट बॉक्स में बता सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डन है क्वेश्चन नंबर 50। ना क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये किसको डिनोट कर रहा है। यदि मैं एक्स वेक्टर से रिलेटेड बात करूं तो डेल डॉट एक्स जो वेक्टर है, डेल डॉट एक्स वेक्टर है, वो आपका क्या है, सोलिनॉइडल है। ठीक है, पर यदि मैं बात करता हूं कि वाई वेक्टर है, ठीक है, तो डेल क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, सो मतलब यहां पे कुछ वैल्यू आ रही है, समझ गए। तो ये पहला और दूसरा तो भैया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस आर ट्रू। तो पहला और दूसरा तो रॉन्ग है। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में। तो आप यहां से अब इसको कैसे डील करेंगे, अब इसको कैसे डील करेंगे। यहां पे बोला गया है कि भैया डाइवर्जेंस है क्योंकि बस सब बाहर निकल रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है बी और सी में सबसे कंफर्मली हो गया होगा। दूसरा कह रहा है कि ऐसा डायग्राम बना हुआ है, तो इसको देख के तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे कर्लिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे रोटेशन वाली जैसी चीज दिख रही है, मतलब इसका जो कर्ल फैक्टर निकलेगा वो आपका 0 नहीं होगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, द परफेक्टली सी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। आई विच की इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, डेल क्रॉस जेड, सही है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 50, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स कैरिंग द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल करंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल सही है। जब इसका फोर्स की वैल्यू लिखते हो ना, तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना, इस तरीके से लिख लोगे। डन है यहाँ तक चीजें। और साथ में आपको क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच में फोर्स आ रहा है, तो यहां से जो करंट है वो आपका कितना होता है, I1 I2 करंट होता है। करंट कितना हो गया आपका, I1 एंड I2 आपका यहां से क्या हो गया, करंट हो गया। अब और क्या चीजें आती हैं। ठीक है, करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब यहां से कितना आ गया, दैट इज अ 1/2
आर स्क्वायर, लाइकवाइज वी विल हैव दिस वैल्यू। तो जो टोटल फोर्स है वो ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है, I1 I2। अब एक और फैक्टर जो है वो आपसे यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, वो कौन सा है, हाँ, दैट इज अ म्यू नॉट, मेन चीज़ भूल गया था, म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, याद रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट, सेकेंड इज राइट, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग। सेकेंड क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये रिपल्सिव बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है उल्टा बोल रहा है। कहने का मतलब है जब भी दो वायर हैं और सेम करंट फ्लो करा रही हैं, डिफरेंट करा रही हैं, द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड, करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, इस तरीके से आता है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में बेटा क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। यही चीज में ऐसे करंट कंडक्टर बोलता है, यही चीज ऐसे बोलता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन हो गया। आई विश की इतनी सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, दैट इज अ रिपल्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, जैसे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसी से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, म्यू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अ राइट वन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई 2 मॉड ऑफ ई का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आता था। आप समझ सकते हो कि बिल्कुल लगभग सेम ही है, ठीक है। वहां पे जो इलेक्ट्रिकल के फंडे हो रहे थे वो यहाँ पे इसके मैग्नेटिज्म से रिलेटेड फंडे आप देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज़ें समझ में आई, क्वेश्चन नंबर 50 तक हर चीज़ मैंने एक एक तोड़ के चीज़ें बताई है, प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे बोला गया है, यू आर आस्किंग फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ये बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है नॉट करेक्ट, है ना, तो इस पर ध्यान देना। ऐसा जो वो नहीं, गलत नहीं है, सॉरी, जो सही नहीं है, ठीक है, मतलब कहने का रॉन्ग आंसर्स आपको यहाँ पे पकड़ने हैं, ठीक है। चालू करें, इट इज़ अ सोलेनॉइडल, तो यस इट इज़ अ सोलेनॉइडल। सोलेनॉइडल क्यों होता है, क्योंकि डेल क्रॉस एच जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी, डेल डॉट एच वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, तो ये सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर नॉट क्लोज्ड इन द सर्टेन केसेस, नहीं भैया ये हमेशा ना, हमेशा 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 ये आपके क्या होंगे, हमेशा क्लोजिंग रहेगी। सो इसका क्या मतलब है, दिस इज रॉन्ग, मतलब कभी भी आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ आएगा, सो दिस क्लोजिंग एक्चुअली इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, बट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में नहीं होता है। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में देखने को मिलेगा पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां पे ओपन लूप होता है, वहां पे क्या होता है, ओपन लूप होता है, तो सेकंड इनकरेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग अ गिवन रीजन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग अ रीजन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका ये है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है इट इज अ कंजर्वेटिव, क्या बोला है, कंजर्वेटिव बोला है। कंजर्वेटिव के लिए डेल क्रॉस एच आपका 0 होना चाहिए, है ना, कंजर्वेटिव होना चाहिए तो वो 0 होना चाहिए, पर वो 0 नहीं होता है क्योंकि डेल क्रॉस एच वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वो जे के बराबर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इनमें से ऑप्शन चूज करना है, तो 2 और 4 जो है वो आपके सही नहीं है। यदि वो सही नहीं है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, दैट इज अ सी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन इज सही हुआ। 53, 54, this is 55. What is the value of the magnetomotive force generated by the multi-layer coil of the 100 turns of the fine wire carrying a current of this? ठीक है, तो यार कभी भी हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स में MMF बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, MMF बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, है ना, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ही मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 1080, दैट इज अ 1080, ठीक है, दैट इज अ राइट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज अनदर होमवर्क, दिस इज अनदर होमवर्क। सिंपल मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, राइट हैंड रूल का यूज होगा,
राइट हैंड रूल का यूज होगा, ठीक है। कर्ल फिंगर्स रिप्रेजेंट द करंट, थंब रिप्रेजेंट द, नहीं सॉरी, कर्ल फिंगर्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब रिप्रेजेंट द करंट, ठीक है। यदि लूप में कोई करंट फ्लो करता है तो करंट थंब रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई चीजें? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है इसको वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में दे। तो लगभग मैंने 4 क्वेश्चन आपको बोल दिए, समझ गए? 4 क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गए होमवर्क के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57। नाउ इफ द फॉर द करंट्स एंड द क्लोज पाथ, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला है क्लोज लाइन इंटीग्रल h डॉट dl की वैल्यू निकालो, क्लोज लाइन इंटीग्रल h डॉट dl की वैल्यू निकालो। तो कैसे करोगे? क्लोज लाइन इंटीग्रल h डॉट dl इज नथिंग बट अ करंट इनक्लोज्ड। करंट इनक्लोज कहने का मतलब है कि यहां पे इस लूप के अंदर जितने भी करंट आ रहे होंगे वो आपके इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है, वही आपको रिजल्ट देंगे। बट ये वाला जो है वो आपका बाहर है, इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो आप लोग लिखोगे कि भैया 20 एम्पियर इज राइट, ठीक है, टिक मार के मस्त बैठ जाओ और कहोगे सर 20 एम्पियर इज परफेक्टली राइट, ठीक है। बताइए मुझे 20 एम्पियर होगा सही? हाँ कहते कि नहीं कहते, जल्दी से बताओ। फटाफट मुझे बताओ। 20 एम्पियर बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जब आप करंट आपका अंदर की तरफ जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग जो करंट होना चाहिए, सॉरी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होना, सॉरी क्लॉकवाइज होना चाहिए, पर इसमें कैसे जा रहा है? अपोजिट। इसलिए -20 एम्पियर इज राइट, है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और ये जो लूप की डायरेक्शन है दोनों अपोजिट हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि वहां पे नेगेटिव साइन इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 57। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, the source free region magnetic field intensity can be expressed as a gradient of a scalar function। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन हम लिख सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या हम लिख सकते हैं? द सोर्स फ्री रीजन, कोई मतलब सोर्स फ्री रीजन का ये मतलब है कोई भी सोर्सेज वहां पे अवेलेबल नहीं है। यदि कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केसेस में आप समझ सकते हैं कि वहां पे आपकी कुछ तो चीज़ है जो जीरो हो सकती है। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? समझ में आई क्या मैंने बोला? ठीक है। सो फटाफट, करंट डेंसिटी फॉर अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज J इज इक्वल टू डेल क्रॉस H वेक्टर दिया गया, J इज इक्वल टू डेल क्रॉस H वेक्टर दिया गया। समझ में आया क्या क्या चीजें बोली? तो ये तो सही है, करंट डेंसिटी फॉर अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो बिल्कुल सही है। अब आपको ये देखना है क्या ये रिलेट कर पा रहा है। सोर्स फ्री रीजन बोला है, गौर करना है इस चीज में। सोर्स फ्री रीजन तो J की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 0 होगी। मतलब J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल क्रॉस H वेक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब है G इज इक्वल टू डेल क्रॉस H वेक्टर हो गया। मतलब H इज नथिंग बट 0, मतलब सॉरी डेल क्रॉस H वेक्टर इज नथिंग बट 0। ये चीज आ गई, मतलब कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो आपका कितना आ गया? ये आ गया। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। सो ए ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट, चेक इट आउट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो गया? परफेक्टली करेक्ट हो गया। नाउ ओके, अरे कहाँ चला गया भाई? 58 और नाउ 59, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि एक फ्लक्स है जो फाई की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.2 मिलीवेबर, 10⁻³ दिया गया। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना दिया गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, और इट शुड बी 1.2। ओके, इट शुड बी 1.2। ओके, सो 1.2 ये दिया गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया तुमको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, तो दैट इज अ फाई। भैया फाई की वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू 10⁻³ एरिया कितना है? 30 इंटू 10⁻⁻⁴ -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आए? इसको सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट सम रिजल्ट 0.4 आना चाहिए शायद। दैट इज अ बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 59 है ना, 59, क्वेश्चन नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है 0.4 टेस्ला। दैट इज अ बी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। ठीक है, डन डन डन। 59, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को,
समझने की कोशिश करिए। सर्कुलेशन से रिलेटेड बोला गया है, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो समझ के मुझे बताइए। ये क्या कर रहा है, लूप अंदर दिया गया। क्वेश्चन आपको ये बोला सर्कुलेशन ऑफ द एच बोला गया, दैट इज अ क्लोज लाइन, देख रहे एच डॉट डी एल के बारे में बताया जा रहा है, एंड विच इज नथिंग बट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज हो गया, मतलब ये आपका यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज अ लूप इज गिवन, ठीक है। अब इस पहले वाले सेट को लेते हैं, मतलब ये सब है ना इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब 3i भी आ रहा है, 2i भी आ रहा है, प्लस i भी आ रहा है। दिक्कत पता कहाँ पे है, देखो करंट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे लूप इस डायरेक्शन में बनना चाहिए, और वो लूप का भी करंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, इसमें है ना 2 एम्पियर करंट जो है वो आपका कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। 2 एम्पियर करंट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जब नीचे की तरफ जाता है तो कर्ल फिंगर्स को जब घुमाओगे तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब आपका ये आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। बट यदि आई वाले को नीचे की डायरेक्शन में देख रहे हो तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो बननी चाहिए इसके चारों तरफ वो ऐसी बननी चाहिए, और ये ऐसा है, मतलब दोनों अपोजिट है, तो मतलब माइनस हो गया। तो 3 2 5 और 5 में गया तो 4, यहाँ से 4i की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज अ 4i वैल्यू इज हियर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज अ सी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। यहाँ तक चीजें समझ में आई ना, एक एक चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई हैं सब की सब इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात, सब की सब इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 हमारे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया, पहला बेसिक आपका वेक्टर्स है वो मैंने खत्म कर दिया, और मैग्नेटोस्टैटिक। अब मेरे पास है ना क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उन 15 क्वेश्चंस में हम ट्रांसमिशन लाइंस पढ़ेंगे। सो जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज अ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला कोएक्सियल केबल है वो क्या कंसिडर करती है। तो कोएक्सियल केबल जो होती है बेटा बहुत इजी चीज़ है, यहाँ पे एक आपका कंडक्टर है, इसके फिर ऊपर इंसुलेशन लगाई जाती है, और ये है ना आपकी है ना मेटेलिक शीट है, और ये पूरा कंडक्टर आपका ट्रांसमिशन के लिए यूज हो सकता है। तो मतलब 2 कंडक्टर हैं और 1 डाइलेक्ट्रिक है, मतलब डी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। समझ में आ गया, बेसिक चीज़। अंदर वाला कंडक्टर है एल्यूमिनियम कॉपर किसी का भी बना हो सकता है, बाहर वाला मेटेलिक शीट है। इतनी चीज़ समझ में आई जो मैंने चीज़ बताई, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन इज सेड टू बी द लॉसलेस। लॉसलेस का ये मतलब होता है कि वहां पे लॉस नहीं होगा। लॉसेस का मतलब क्या है, वहां पे एक रत्ती भर का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि कंडक्टर आपका पूरी कंडक्टिविटी होनी चाहिए, पूरे के पूरे करंट को आसानी से जाने दे। यदि कहीं पे रेजिस्टेंस वगैरह की चीज़ आ जाती है तब आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। समझ में आया मैंने क्या क्या एक चीज़ समझाई। चलिए, तो ट्रांसमिशन लाइन इज सेड टू बी द लॉसलेस। यदि वो ट्रांसमिशन लाइन, मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉसलेस बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे देयर इज नो लॉसेस, कोई भी लॉस नहीं होगा। और ये कंडीशन तभी होगी जब परफेक्ट कंडक्टर होगा। क्या होगा बेटा, परफेक्ट कंडक्टर होगा। द कंडक्टर इज परफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक इज लॉसलेस। So which option is correct? That is a A option is perfectly correct. Now, this is question number 61. ठीक है। Now we are having the question number 62. Resistance of the lossless transmission line. कोई भी resistance नहीं होना चाहिए, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। So A option is perfectly correct. अभी lossless की बात की, ठीक है। Second, the condition that holds good in the distortionless line. यदि कभी मैं बोलता हूँ कि distortionless line है, डिस्टॉर्शन लेस लाइन है, यदि हमारी डिस्टॉर्शन लेस लाइन है मतलब वहां पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, समझ में आया? तो कहने का मतलब है जैसे सिंपल एक वेव फॉर्म जा रही है और उसमें डिस्टॉर्शन हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज ड्यू टू द नॉइस इंक्लूजन। तो कोई एक तो कंडीशन है जो वो आपको यहाँ पे क्या बताएगी, ठीक है, कि वो डिस्टॉर्शन लेस बताइए, कि वहां पे डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो आपको यहाँ पे परफेक्टली बता देगी भैया डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। तो याद रखिए टाइम कांस्टेंट से रिलेट किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन को बनाते वक्त यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, ठीक है, और एक शंट में इस तरीके से है, कंडक्टेंस है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है। इस तरीके से आपको चीज़ दिखेगी, ठीक है।
इसका टाइम कांस्टेंट, इसका टाइम कांस्टेंट दोनों बराबर होना चाहिए। जब सिंप्लीफाई करोगे तो r बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी, r बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी, मतलब ए ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। याद रहेगी, ठीक है। थ्योरी है, जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, सिंपल थ्योरी है। इसको सॉल्व करने के बाद एंड रिजल्ट्स है। अब जो बच्चे हैं ना एंड टाइम पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी मुझसे कर रहे हो तो बहुत कॉन्फिडेंस भी फील करोगे। कुछ चीज़ें बस याद रख लेना, मतलब आप कह सकते हो कि सब कुछ जोड़ जाड़ के 80 कंसेप्ट आप सीख के जा रहे हो इस सेशन से। क्या कर रहे हो? 80 कंसेप्ट, 80 कॉन्सेप्ट आप सीख के जा रहे हो, सो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली 62 एंड दिस इज 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 ये बोल रहा है कि एक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालनी है, कहने का मतलब है जो भी हमारे ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऑब्वियसली, तो जब ट्रेवल करती है तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ दिस। अब ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा v इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा होता है, ये रटा हुआ होना चाहिए तुमको, v इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा, ठीक है। डिराइव होके सब हर चीज़ निकली है। तो यहाँ पे f की वैल्यू दी गई है 6 इंटू 10⁻+6 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻6, 16×5 80 और 96 9.6, सो दैट इज अ सी ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। परफेक्ट जो कंडक्टर होता है, याद रखिएगा कभी भी हम बात करेंगे परफेक्ट कंडक्टर की तो कौन सा होना चाहिए? परफेक्ट ट्रांजिस्टर होना चाहिए, रिफ्लेक्टर होना चाहिए, ट्रांसमीटर होना चाहिए, रिफ्लेक्टर पैड रिफ्लेक्टर होना चाहिए। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि परफेक्ट कंडक्टर से रिलेटेड यदि हम कभी भी बात करते हैं, ठीक है, फटाफट आंसर देके बताइएगा। दैट इज अ 65। सो इसमें से कौन सा यहाँ पे ये कौन सा 61 ये 61 है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 62 63 64 65, हाँ सही जा रहा है, 66 है ना, क्योंकि मेरा ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है वो गलत ऑप्शन दिख रहा है। सो परफेक्ट कंडक्टर के लिए आपका यहाँ पे क्या सही क्या होना चाहिए? परफेक्ट ट्रांजिस्टर होना चाहिए, परफेक्ट रिफ्लेक्टर होना चाहिए। तो याद रखिएगा परफेक्ट रिफ्लेक्टर इज राइट वन। क्यों होता है? पूरी जितनी भी इंसिडेंट आ रही हैं उसको वो क्या कर रहा है, पूरे को पूरे रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हम परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोलते हैं। इसके पीछे का मैथमेटिकल भी है, बट जो हम बेटा जब हम लेक्चर करते हैं ना तब उसमें मैं हर चीज़ बताता हूँ। अभी तो देखो हमारा क्वेश्चन सेशन है, परफेक्ट फटाफट चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल डिक्टेट द आंसर, ठीक है, जितना इसमें बेनिफिशियल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, दिस इज द 68 होना चाहिए, नहीं 67। शंट एडमिटेंस क्या होना चाहिए? यहाँ वाला जो शंट एडमिटेंस है ना, दिख रहा है तुम लोग को, कंडक्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस, ठीक है। बोले शंट एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कितना होना चाहिए? तो शंट एडमिटेंस यहाँ से निकलेगा, यानी इसका एडमिटेंस और इसका एडमिटेंस निकलेगा। इसका एडमिटेंस कितना हो गया? G, उसका एडमिटेंस कितना हो गया? ठीक है, 1/1 j ओमेगा सी, तो G प्लस j ओमेगा सी y इज इक्वल टू, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, एडमिटेंस जैसे बोलते हैं ना रेजिस्टेंस, सीरीज में यदि रेजिस्टेंस रखे हुए हैं ऐड हो जाएंगे, पैरेलल में है ना रेजिस्टेंस फॉर्मूला निकलता है, बट इसी को यदि हम कंडक्टेंस कर देते हैं, एडमिटेंस बना देते हैं, 1 रेजिस्टेंस कर देते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, फॉर्मूला से ही निकलता है, फॉर्मूले से बेसिक रिजल्ट ही निकलता है, उससे निकलता है, ठीक है। याद रहेगा, बेसिक चीज़ थी, कुछ ऐसी तकलीफ इसमें नहीं ना। विच पैरामीटर कैन बी कंप्यूटर बाय द स्मिथ चार्ट, ऐसा कौन सा है जो स्मिथ चार्ट के थ्रू निकला है, ठीक है। तो पहली बात तो मेरे दोस्त तुमको ये पता होना चाहिए कि स्मिथ चार्ट एक्चुअली होता क्या है, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। करें, चलिए। सो देखते हैं, स्मिथ चार्ट जो होता है, कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करना होता है ना, उसके लिए ये ग्राफिकल टूल होता है। और पता है ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये है ना दो टाइप का होता है, एक जेड टाइप होता है और एक एडमिटेंस टाइप होता है, वाई टाइप,
ठीक है, इतनी चीज़ इन्फॉर्मेशन है। और इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज इंट्रिंसिक, क्योंकि ये इम्पीडेंस भी मेजर करता है, एडमिटेंस भी मेजर करता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड SWI, ठीक है, वो दोनों, ये चारों चीज़ें मेजर करता है। केवल कौन सी चीज़ मेजर नहीं करता? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस मेजर नहीं करता। विच इम्पीडेंस इट इज नॉट मेजरिंग, दैट इज अ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इज नॉट मेजरिंग। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। ओके, और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस से रिलेटेड एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए मेरे दोस्त। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस एक वो इम्पीडेंस है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होमोजीनियस मीडियम से निकलती है। बस इतनी चीज़ याद कर लीजिए। अब इसके पीछे की थ्योरी में देखो, आज तो अभी तो बता नहीं सकता, ठीक है, अब किसी को जानना है तो एक दिन में बेटा PhD ना कर पाओगे, समझ रहे हो? ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए, जैसा समय जैसा बोल रहे हैं ना, समय के अनुसार चलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 68। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 50, let it be terminated it at one end। मतलब एक 50 ओम आपका दिया गया है और ये J50 पे टर्मिनेट कर रहा है। तो एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका यहाँ पे 50 ओम दिया गया है, ठीक है, एंड इट इज़ टर्मिनेटेड एट, यहाँ पे कुछ लोड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोड है, केबल वगैरह वॉट एवर इज दैट, ठीक है, वो भी कितना दिया गया? J50 दिया गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो, मतलब ठीक है, इम्पीडेंस है तो ये भी J मैं बोल देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझे। तो जब आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 और इसको लोड इम्पीडेंस ZL बोलते हैं। तो कभी भी ZL की वैल्यू Z0 के बराबर आती है तो ऐसी कंडीशन को हम मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे, याद रहेगा। और मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन में कुछ आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। कैसे? क्योंकि टाउएल की जो वैल्यू होती है वो ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस कितनी होती है? Z0। अब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो कहने का मतलब टाउएल की वैल्यू 0, कोई भी ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने? कोई भी ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा देयर इज दिस, ठीक है। अब इसी का यूज करके VSWR निकाल लेंगे। कितना होता है? 1 प्लस मॉड ऑफ टाउ डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ, दैट इज अ टाउएल। तो कितना हो गया आप समझ सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज अ 1। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द 1। तो बहुत सारी चीजें सीख रहे हो बेटा, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 69। नाउ क्वेश्चन नंबर वी आर मूविंग फॉर द 70। ओपन सर्किट इंपीडेंस में ट्रांसमिशन लाइन के केस में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दो चीजें होती हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि ओपन सर्किट कंडीशन में कितना होना चाहिए, ठीक है, ओपन सर्किट इंपीडेंस कितना होना चाहिए। ओपन सर्किट इंपीडेंस, कभी भी हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो उसमें आपको Z इनपुट आपको जानना जरूरी है, Z इन जानना जरूरी है, इनपुट इंपीडेंस जानना जरूरी है। समझ में आया? इनपुट इंपीडेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट Z0 प्लस ZL J आएगा, सॉरी ZL 10 बीटा L, ओके सही है। फिर यहाँ से कितना हो गया? ZL प्लस Z0 10 बीटा L, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, फॉर्मूले वगैरह रहते हैं यार, कई बार दिमाग से निकल जाते हैं फ्लो में, ठीक है, सबके साथ होता ही होगा वैसे। अब ZL है ना, इन्फिनिटी है क्योंकि ओपन सर्किट कंडीशन है, समझ रहे हो? जब बेटा ओपन सर्किट कंडीशन है, ZL यहाँ पे ये है तो Z इनपुट इज नथिंग बट Z0 है। अब क्या करना है, यहाँ से जो ZL है ना, यहाँ से कॉमन ले लो कॉमन, ZL आया तो यहाँ से Z0 और डिवाइडेड बाई ZL बन जाएगा। तो पहला वाला जो है वो 0 बन गया, सेकंड कितना बन गया? J10 बीटा L बन गया। नीचे वाला कितना बना? ZL बाहर निकाल लिया तुमने, पहला वाला 1 बन गया। सेकंड वाला कितना बन गया? ZL बाहर निकाला तो नीचे ZL डिवाइड हो गया, ZL नीचे जब डिवाइड हो गया तो कितना हो गया? ठीक है 0, तो ये 0 हो गया। अल्टीमेटली आपको कितनी वैल्यू मिली? Z0 J और ये कितना बन गया? 10 बीटा L, दिस यू आर गेटिंग। सो ZOC इज इक्वल टू Z0 10 बीटा L इज यू आर गेटिंग। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए एंड फिर आपके लिए बहुत आसान काम है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 70। बस 5 क्वेश्चन और बचे दोस्तों, फिर फटाफट कंप्लीट कर देंगे।
ओपन सर्किट लाइन विल हैव द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ओपन सर्किट लाइन का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, यही है। तो मेरे भाई ये बताना ZL की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी है, समझना। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट टाउ एल बोलते हो, तो ZL माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL प्लस कितना हो जाएगा, Z0 होगा। आप ऐसा करो, इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ZL को कॉमन लेके निकाल दो। जब निकालोगे तो 1 माइनस Z0 डिवाइडेड बाई ZL, सेम जैसा पहला वाला था, 1 प्लस Z0 प्लस ZL। जब वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 वैल्यू मिल गई। समझ में आया? तो टाउ एल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द लाइन हैविंग द ओपन एंड द शॉर्ट इम्पिडेंस ऑफ द 20 एंड द 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कितना होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पूछा है। ओपन सर्किट लाइन है, ओपन सर्किट इम्पिडेंस है, एक शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस है, मतलब ZOC की वैल्यू कुछ बता रहा है 20, मतलब ZSC की वैल्यू बता रहा है तुमको 5। केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपका काम हो गया। जब बोला मैंने फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपका काम हो गया, मतलब यहां से क्या हुआ, Z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ZOC मल्टीप्लाइड बाई द ZSC। तो Z0 इज इक्वल टू रूट ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाई द 5, मतलब कहने का मतलब है रूट ऑफ 100, मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। डन है। कई लोग इस स्क्वायर को छोड़ देते हो, गलत कर देते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली रूट के टर्म्स में याद रखिए, बेटर रहेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 72। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आप देखिए, ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन बोला गया, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस मतलब Z0 की वैल्यू 600 दी गई है, और ये टर्मिनेटेड बाय द दिस लोड रेजिस्टेंस, मतलब ZL की वैल्यू 900 दी गई है। इतनी चीज बस बेसिक दी गई। क्वेश्चन ये बोला स्टैंडिंग वेव रेशियो फाइंड करना है। स्टैंडिंग वेव रेशियो फाइंड करने के लिए तुमको टाउ एल पता होने चाहिए, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपको 2-3 बार हो गया, रट जाना चाहिए। मतलब कितना, ZL माइनस दिस इज ZL, Z0, ZL प्लस कितना हो गया, Z0। अल्टीमेटली व्हेन यू आर मेकिंग दिस सॉल्यूशन आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ZL की वैल्यू पता है, वो भी ओम में है, सिंपल फिगर्स दिए गए। मतलब 900 माइनस 600, दोनों का ऐड कर दो नीचे, 900 प्लस 600 कितना निकल गया, 1/5। आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से फिर आप SWR में जाइए, कितना निकलेगा SWR में, SWR में कितना निकलेगा, फटाफट बताओ। 1 प्लस मॉड ऑफ टाउ, 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ। ठीक है, टाउ की वैल्यू पता है, ऐड करोगे, ऊपर 6/5 है, नीचे 4/5, 6/4 बचा, 3/2 बचा, मतलब ए। समझ में आया? बिल्कुल लॉजिक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से रखिए, ध्यान से समझते जाइए। तो 73 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 74। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल नॉट गारंटी अ डिस्टॉर्शन लेस लाइन। देखिए एक चीज बता देता हूं, कभी भी कोई लाइन डिस्टॉर्शन लेस लाइन है तो वो 100% सही, लॉसलेस तो होगी ही होगी। तो लॉसलेस की कंडीशन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब यहां पे बोला नॉट गारंटीड, तो पहली बात तो ये देख लीजिए, ये लॉसलेस की कंडीशन है, यस ये लॉसलेस की कंडीशन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। LG इज इक्वल टू RC, ठीक है, ये भी कंडीशन है, आपकी डिस्टॉर्शन की कंडीशन है। ये जो दिया गया है ये आपको लॉसेस कम करने के लिए बताया जाता है। ठीक है, ये कम लॉसेस, R कम है तो मतलब लॉसेस कम है, G कम है तो मतलब लॉसेस कम है। ये एक जो कंडीशन है ये गलत दी गई है, इसलिए ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ये सही है। क्या बोला है, डिस्टॉर्शन लेस लाइन जो है, वो डिस्टॉर्शन लेस लाइन जो है 100% हमेशा लॉसलेस होती है। तो मतलब ये तो कंडीशन सही होगी, ये भी कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन, पर ये सही नहीं कंडीशन है। इसका ये मतलब है यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया 75। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लूप इज रोटेटिंग अबाउट y एक्सिस इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द लूप, है ना। एक लूप है जो रोटेट कर रहा है y एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक लूप है, एक सिंपल लूप है। ठीक है, अबाउट y एक्सिस वो रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे करके।
यदि वो रोटेट कर रहा है तो कौन सा होना चाहिए, वोल्टेज जो इंड्यूस हो कौन सा होना चाहिए। बहुत इजी आंसर है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मोशनल एंड द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये तो हर बच्चा टिक लगा सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं आता थोड़ा बहुत अपनी थ्योरी रिवाइज कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। सो व्हाट इज द आंसर, दैट इज अ सी ऑप्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोशनल एंड द ट्रांसफॉर्मर EM। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 75 रहे। आई विश के बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये सेशन। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आप लोग वॉच कर रहे थे बिल्कुल कंटिन्यूअसली मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, सो आप लोग बिल्कुल बस क्या करना है, ध्यान देते चलना है, चीज़ों को समझते चलना है, चीज़ों को पढ़ते चलना है, याद करते चलना है, कंसेप्ट रिवाइज करते जाइए और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और जो मैंने होमवर्क किया है 4-5 क्वेश्चन आपको दे के रखे उनके आंसर भी आपको बताने। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बहुत सारे सेशंस आगे भी होंगे तो उनमें भी हम मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। जाते जाते इस हमारे टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मान लो कि तुम्हारी पढ़ाई तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बेटा तुमको एक सहारे की ज़रूरत होगी जो तुमको एक राइट डायरेक्शन में ले जाएगा, और वो हैं हम। ठीक है, तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा एंड यू कैन ज्वाइन अस विद द टेलीग्राम। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर जेनिक लर्निंग ऐप। तो ये जो नई ऐप हमने लॉन्च करके रखी है, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत सारी यहाँ पे आपको है एक इजीनेस प्रोवाइड करती है, समझ रहे हो। इजीनेस है तो बहुत सारी इजीनेस आपको प्रोवाइड कर रही है, PDFs, फ्री क्लासेस है ना, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, और हमने इसमें बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया है। सो आप लोग हमारी इस ऐप से भी है ना थोड़ा सा क्या कर सकते हो, लिंकअप हो सकते हो। आप डाउनलोड करिए ऐप को, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी प्राइस क्या है। बेटा हमको हर कोर्स की प्राइस नहीं पता है, कई बार है ना वो कुछ स्पेशल डेज होते हैं उसमें डाउन हो जाती है, तो आप है खुद ही है ना विजिट कर लिया करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब तो एग्जामिनेशन ही एग्जामिनेशन, तो आपको बहुत फायदा करेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से करिएगा और 100% आपको एग्जामिनेशन में रिजल्ट जो है रिजल्ट मिलेगा 100%। सो थैंक यू सो मच।